हेलो एवरीवन। आज का हमारा एजेंडा है नेशनल इनकम को पढ़ना। तो चलिए, नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो रिसोर्सेस होते हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल या कंट्री इन लिमिटेड रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात हम समझ चुके थे। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ दिखेगा, ग्रोथ होगा। यानी कि हर गुड्स एंड सर्विसेज अपने साथ कुछ ना कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड रखता है। मेरे कहने का मतलब, जिस किसी भी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो कोई भी कंट्री कितनी अमीर है या फिर किसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है एक लेवल पर, वेल्थ के लेवल पे, कौन सा फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉस्पेरस है कंट्री, ये हमें कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम के थ्रू। तो बहुत अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो कि इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ मेजर दिया जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है फाइनेंशियली। उसको हम मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब ये क्या होता है और इसका यूजेस क्या है, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो इन सब को समझने से पहले, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये अमूमन बोलचाल की भाषा में आप लोग भी समझते होंगे कि डोमेस्टिक शब्द यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब समझना जरूरी है। बेसिकली जितने गुड्स एंड सर्विसेज जो कि विद इन इंडियन बाउंड्री प्रोड्यूस होते हैं, विद इन अ ईयर, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। तो जब हम जीडीपी की बात कह रहे हैं तो ठीक बात है कि इंडियन बाउंड्री के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर हम इस बात को थोड़ा और इलस्ट्रेट करके समझना चाहें, तो अगर हम इसको मान लें रफली कि ये इंडिया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और वेस्ट है। तो इंडिया में कौन कौन रहता है, ये बात पहले समझते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ पे इंडियंस रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं जो यहाँ कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, कंपनीज भी हो सकती है इंडियन हो प्लस फॉरेनर्स हो। फिर यूनियन गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस पंचायत। जब ये सब मिलके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो
यहाँ पे मैं फॉरेनर्स को भी काउंट कर रहा हूँ, फॉरेनर कंपनी को भी काउंट कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी नेशनल टेरिटरी के अंदर में, चाहे वो इंडियन नेशनल हो या फॉरेनर हो या कोई फॉरेनर कंपनी हो या इंडियन गवर्नमेंट हो। अब बाहर की कोई गवर्नमेंट थोड़ी ना आके यहाँ पर लगाएगी कोई भी इंडस्ट्री। तो इसके कारण जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसका जो भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। और इसको काउंट करने का, कैलकुलेशन करने का काम जो है हमारा करता है मॉस्पी, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी क्या करती है कि हमारे भारत में जो भी विद इन इंडियन टेरिटरी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको कैलकुलेट करती है, इसके मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करती है हर क्वार्टर में। जब क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, तो जो क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल से जून, ये हुआ फर्स्ट क्वार्टर। फिर होता है जुलाई टू सितंबर, सेकंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर टू दिसंबर, थर्ड क्वार्टर। फिर जैन टू मार्च, फोर्थ क्वार्टर। इन सब में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, इन सब को जोड़ करके इकोनॉमिक सर्वे में, या फिर इकोनॉमिक सर्वे हर साल में जो आता है, उसमें जीडीपी का वैल्यू को प्रेजेंट करती है हमारी मॉस्पी। और ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जो भी कंट्री, जो भी कंपनी, चाहे वो फॉरेनर ब्रांड हो या फिर इंडियन ब्रांड हो, हर किसी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी में हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये बात ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जीएनपी, जो कि नेशनल इनकम का एक और इंडेक्स है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले वाले में डेफिनेशन में जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक शब्द पे ज़्यादा जोर दिए थे, यहाँ पे नेशनल शब्द को सिग्निफिकेंटली पढ़ना जरूरी है। कुछ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ये डेफिनेशन को पढ़ते हैं जीएनपी का, जीएनपी बेसिकली जो कैलकुलेट होता है, ये सिटीजन सेंट्रिक पैरामीटर है। यानी कि हर वो इंडिविजुअल जो चाहे वो इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे, चाहे वो अमेरिका में है या फिर यूरोप में है, और वहां पर कमा रहा है, उसके इनकम को भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। पर सिटीजनशिप इंडिया की जो होल्ड करता है, उसके नेशनल इनकम को, उसके इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। पर जो कंपनीज फॉरेन की है और इंडिया में ऑपरेट करी है, उनके इनकम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि ये इंडिया है, इंडिया के कहीं ऊपर में यहाँ पर चाइना होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर में कहीं यहाँ पे यूरोप होगा, इधर अफगानिस्तान वगैरह है, इधर यूएसए है। अब इंडियंस हर जगह हैं, तो जो भी इंडियन इन सब जगह पे भी कमा रहे हैं, और यहाँ से चाहे रेमिटेंसेस भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, पर इंडियन सिटीजनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है जिन लोगों ने भी, उन सब का इनकम को हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। अगर हम इसको बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, तो जो भी टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by Indians anywhere in the world,
ये बात बहुत समझना जरूरी है। इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें तो हम मान लें कि जो हमारा जीडीपी है, अगर मान लें इंडिया का जीडीपी 1,000 रुपये है, जिसमें से 900 रुपीज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनी, इंडियन इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन है, और ₹100 फॉरेनर्स यहाँ पर कमा रहे हैं, जिसको हम जीडीपी में काउंट कर रहे थे अभी तक। लेकिन जो एनआरआईज हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, जो कि इंडियन ओवरसीज इंडिया में, इंडियन ओवरसीज, ये जो कमा रहे हैं मान लीजिए 50 रुपये, और हमको अगर जीएनपी को काउंट करना हो तो जीएनपी क्या होगा, रुपीज 1000 - 50। इसलिए क्योंकि ये देखिए 900, सॉरी सॉरी, 900 माइनस 50, तो हमारा जीएनपी होगा 950 रुपये। इसलिए क्योंकि हम जो फॉरेनर्स का यहाँ पे इनकम है वो यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि हम यहाँ पर जो इनकम है ना, वो यहाँ पे इंडियन एम्बेसीज को भी जोड़ेंगे, इंडियन एम्बेसीज, और जो शिप्स एंड बोट्स जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन वाटर में है, उनको भी जोड़ना होता है। तो चलिए, इस कैलकुलेशन से हम एक कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि अगर मुझे जीएनपी का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं कह सकता हूँ कि जीएनपी का फॉर्मूला होगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि ये आखिर नेट फैक्टर इनकम क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, इन सब रिसोर्सेस को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इन चार फैक्टर्स के कारण होता है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो इनके कारण कुछ इनकम भी होता होगा, जैसे लैंड के कारण हमें रेंट मिलता है। कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आएगी तो वहाँ पे रेंट लेना पड़ेगा, उसको ज़मीन लीज पर लेना पड़ेगा। जो लेबर है, एम्प्लॉय है, इसको वेज देना पड़ेगा। जो कैपिटल है, बैंक से लोन होगा, इस पे इंटरेस्ट होगा। और जो एंटरप्रेन्योर है या कोई कंपनी होगी, उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। तो मुझे लगता है कि अब इस डेफिनेशन में, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब ये आसान हो चुका होगा। इसी बात को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे जीएनपी क्या हो रहा है, यही जो जीडीपी थी 1000, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि था, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो था यहाँ पे, और फॉरेनर्स इन इंडिया, इनका माइनस कर दिए थे हम, यही तो हुआ था। प्रैक्टिकली हमने तो बिना फॉर्मूला जाने अपने कॉमन सेंस से तो इसी कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे थे। तो यही होता है फॉर्मूला, यही हुआ था जीएनपी का।
वैल्यू हमने निकाला था, एकदम इजी है। चलिए अब हम इससे एक और चीज समझना चाहिए हमें कि आखिर जीडीपी बेहतर होता है या जीएनपी बेहतर होता है। एक बात हम खुद से समझें कि देखिए जीडीपी में हम फॉरेनर्स की भी इनकम को काउंट कर लेते हैं, जबकि जीएनपी में इंडियन नेशनल के इनकम को ही हम लोग काउंट करते हैं। एक सिचुएशन को हम समझें, अगर एक सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में कंफर्टेबल नहीं हैं और वो अपने यहाँ से जाने लगे, बंद कर करके फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर करके जाने लगे और यहाँ पे उनको नहीं रहना। और इंडियन नेशनल है, कुछ खास वजह से कोई युद्ध छिड़ गया किसी जगह पे या फिर कोई सिचुएशन हो गया और इंडियन नेशनल्स वापस अपने देश आने लगे, तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या रह जाएगा कि हमारा जो देश के लोगों का इनकम है यानी कि जीएनपी एक बेहतर सूचक होगा हमारे नेशनल इनकम का, नेशनल वेल्थ का, हमारा इकोनॉमी कितना स्ट्रेंथन है, जीएनपी का क्या इंपॉर्टेंस है, उस केस में हमें समझ में आता है। एज फॉर एग्जांपल ऐसा सिचुएशन हमारे देश में हुआ है, जैसे मान के चलिए जो इन यहाँ पे कंपनी थी शेवरले, फोर्ड, फिएट, ये अमेरिकन थी और ये इटालियन कंपनी थी। ये यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गई। अब इनका जो प्रॉफिट था ये यहाँ को थोड़ी ना आएगा, इनका जहाँ हेडक्वार्टर है वहां पर इनका इनकम काउंट हो रहा होगा, पर हम जीडीपी में इनका तो इंक्लूजन कर रहे थे, है ना। लेकिन ये निकल गई। अब कल को मान लो कि अब जो होंडा है या फिर सुजुकी है और ऐसी ऐसी कई सारी कंपनी अपना प्रॉफिट लेकर के बोले भाई अब हमको इंडिया में बिजनेस नहीं करना है, तो चली जाएंगी, तो हमारा तो जीडीपी का नुकसान होगा ना। तो इस समय में जीएनपी का वैल्यू, इस तरह के सिचुएशंस में जीएनपी का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो हमें ये समझ में आता है। और यूजुअली हम देखेंगे जो जीएनपी होता है ना वो हमेशा जीडीपी से कम ही होता है। ये बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा जीडीपी है वो हमेशा जीएनपी से कम होता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक तो रीजन है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और फॉरेन लोन्स भी बहुत ज़्यादा है इंडिया पे। तो इंडिया में जो इनकम होता है वो कम है और इंडिया को बाहर लोन्स ज़्यादा देना पड़ता है, लोन्स का जो ईएमआई होता होगा, इंटरेस्ट होता होगा, वो चुकाना पड़ता है। इस कारण से जो बाहर से इनकम तो कम आ रहा है लेकिन यहाँ से इनकम जा ज़्यादा बाहर रहा है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। अब हम आते हैं, जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि चलो जीडीपी को तो हम देख रहे हैं, पर जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना तो कहीं पर आपको दिखेगा जीडीपी एट बेस प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो उस समय कंफ्यूजन आ जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीजें क्या होती हैं। इन सब चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे और उससे सारा कुछ समझ लेंगे। अब इमेजिन करिए कि एक एसी है, ठीक है। मान लो वोल्टास एक कंपनी है, ये एसी है, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा ये बताइएगा। मान लीजिए प्लास्टिक लगा, आयरन लगा, कॉपर लगा, वायर लगा, और साथ में और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगते हैं, लैंड प्लस जो लेबर चार्जेस हुए, ये सब तो कैपिटल में ही आ जाएगा, ठीक है। इन सब को जोड़ करके, इन सब का इनपुट लगा करके हमें इनपुट के बाद जो टोटल कॉस्ट पड़ा कंपनी को बनाने का वो पड़ा 25,000 रुपये पर पीस, ठीक है। तो ये खर्च तो हमें किसको पड़ा, ये हुआ है कंपनी को, इनकर टू प्रोड्यूसर, ठीक है, रॉ मटेरियल्स पे। लेकिन
अब गवर्नमेंट का कहना ये होगा कि चलो तुमने हमारा रिसोर्सेस यूज किया, हमारे लैंड को यूज किया, हमारे लोगों को यूज किया, इनको एम्प्लॉय किया, ह्यूमन रिसोर्स को यूज किया, तो अब इसके बदले में तुम्हें कुछ टैक्स देना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स। और वो प्रोडक्शन टैक्स के बाद हम तुम्हारे पे एक टैक्स लगा देंगे, प्रोडक्शन टैक्स, और तुम्हारा प्राइस बढ़ के हो जाएगा 28,000 रुपये। ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट बहुत तरह का लालच देती है कंपनीज को कि तुम अगर गांव में चले जाते हो या फिर जहाँ पे कम डेवलपमेंट है वहां चले जाओ, तुम्हारा बिजली बिल माफ हो जाएगा, या फिर जो लोन्स है वो तुम्हारा माफ कर देंगे, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब गवर्नमेंट एक तरह का सब्सिडी दे रही होती है, तो इस पर एक सब्सिडी लगाया जाता है। और इसके बाद जो प्राइस होता है वो 1,000 से घट करके हो जाता है 27,000 रुपये। तो यहाँ पर ये हो गया प्रोडक्शन सब्सिडी। अब गवर्नमेंट बोलती है, चूंकि तुम इस एसी को इंडियन मार्केट में बेचोगे, तो मैं तुम्हारे पर एक टैक्स लगाऊंगा जिसको कस्टम टैक्स या फिर कह सकते हैं, एक टैक्स लगाना जरूरी है जिसको कहते हैं जीएसटी टैक्स, आज के टाइम में लगता है। और वो टैक्स लगाने के बाद तुम्हारा प्राइस हो जाएगा 31,000 रुपये। अब गवर्नमेंट बोलेगी, मान लो कि कूलर फेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बन रहा है, लोगों की मांग हो रही है कि मुझे एसी खरीदना है, एसी बहुत महंगा है, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी क्या, चलो प्रमोशनल स्टंट की तरह हम लेते हुए इसमें 1,000 रुपये की सब्सिडी हम दे देते हैं, ताकि एसी सस्ता हो जाए। और एसी तुम्हारा सस्ता हो जाता है, और इसका फाइनल प्राइस जो होता है वो 30,000 रुपये हो जाता है। तो फाइनली जो हमारा मार्केट में प्राइस आता है जिस पे कंपनी बेचती है, वो हो जाता है 30,000 रुपया। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। और जिस चीज पर ये हमारा एसी बना था, जिस दाम पर, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट था, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस। और प्रोडक्शन टैक्स लगाने के बाद और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाने के बाद जो हमारा प्राइस रहता है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्राइस। और ये मार्केट प्राइस है। तो हमें समझना ये है कि आखिर इन सब को समझने का क्या वैल्यू है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसी तो एक एग्जाम्पल था, एक गुड्स एंड सर्विसेज में से एक ऐसा गुड उठा लिए जिसमें एसी का वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं। लेकिन जब जीडीपी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे 2015 से पहले जो इंडिया में जीडीपी का कैलकुलेशन होता था, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो कैलकुलेशन होता था बिफोर 2015, तो मॉस्पी हमारी क्या करती थी, तो जीडीपी जो निकालती थी वो निकालती थी एट द रेट मार्केट प्राइस। नहीं नहीं, मार्केट प्राइस नहीं, सॉरी, एट फैक्टर कॉस्ट। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो एक ऐसी एग्जांपल है, मान लो कार बन रहा होगा 4 लाख का और बिक रहा होगा 5 लाख रुपए में, लेकिन हम जीडीपी में जो कैलकुलेशन करते थे वो 4 लाख रुपए पे करते थे। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बिफोर 2015 मॉस्पी जो है फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को कैलकुलेट करती थी, और आज के टाइम में हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं मार्केट प्राइस पे। तो देखिए, ये तीन कॉस्ट जो है ना, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, ये तीन चीज हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं ना अपने टॉपिक पे, तो हमें समझ में जब ये आ गया, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बेसिक प्राइस क्या होगा,
बेसिक प्राइस क्या है? अब यहाँ पर देखिए, बेसिक प्राइस में क्या है? बेसिक प्राइस का मतलब है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, देख रहे हो ना, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या जुड़ा? प्रोडक्शन टैक्स जुड़ा, जो कि प्रोड्यूस करने समय फैक्टर जो टैक्स लगा, प्रोडक्शन टैक्स। और घटा क्या है? प्रोडक्शन सब्सिडी। यही है ना। और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, बल्कि बेसिक प्राइस है। बेसिक प्राइस में क्या लगा है यहाँ पर? देखो यहाँ पर एक चीज शायद छूट गया है। हाँ, जीएसटी। सही है। जीएसटी, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पे, जब कोई भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हो गया और प्रोडक्शन के समय लगा था, इसलिए प्रोडक्शन टैक्स है। और ये प्रोडक्ट का टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब यहाँ तक जब हमें सब कुछ क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी का टोटल वैल्यू। तो ठीक बात है, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कोई भी चीज़ कैसे कितने की होती है टोटल वैल्यू, मेरे कहने का मतलब, मान लो चिप्स का एक पैकेट है जिसका दाम है 5 रुपये, ठीक है, और इसका प्राइस है 5 रुपये, और मुझे क्वांटिटी लेनी है 10, और 10 क्वांटिटी लेनी है। तो टोटल वैल्यू इसका कितना होगा? जो भी प्राइस है इसका, और इतना क्वांटिटी हम कर देंगे, यही तो होता है। 50 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से जो हम जीडीपी का टोटल वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किससे? प्राइस पर यूनिट। मतलब एक गुड एंड सर्विस का क्या वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर ये था। खैर, ये समझने के लिए ठीक है। अब देखिए, जीडीपी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अलग अलग प्राइस पे करते हैं। मेरे कहने का मतलब, जीडीपी का कैलकुलेशन हम करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे भी, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। अगर हम किसी भी गुड एंड सर्विस को इस दाम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालते हैं। और हम क्या क्या करते हैं? जीडीपी को हम बेस प्राइस पे भी निकालते हैं। जीडीपी को हम लोग निकालते हैं मार्केट प्राइस पे। देखिए, जब हम अब इकोनॉमिक सर्वे को जब हम आगे पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे, वहां पे हमें दो टर्म बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट बेस प्राइस। अब ये दो टर्म क्या होता है, करेंट प्राइस और बेस प्राइस, ये समझना जरूरी है। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। मान के चलते हैं हम कि 2021-22 में 100 कूलर बने
जिनका दाम था 15,000। हम मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली, रियल फिगर नहीं है, ये मान के चलिए। हाँ, तो हम मान करके चल रहे थे कि मान लीजिए टोटल 100 कूलर्स बनते हैं और हर कूलर का दाम 15,000 रुपये है। मान लेते हैं कि इतना ही गुड एंड सर्विसेज हमारे पूरे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? इसका टोटल वैल्यू होगा 15 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कहें कि 2022-23 में इंडिया में कूलर 100 ही प्रोड्यूस हो रहा है और हर कूलर का दाम बढ़ा करके महंगाई के कारण 16,000 रुपये हो गया है, तो टोटल कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, मतलब टोटल जीडीपी कितनी हुई? 16 लाख रुपए। तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ कितना हुआ? अगर हम इसके ग्रोथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ग्रोथ होगा 16 माइनस 15/15 × 100, मतलब कि 6.67% का ग्रोथ हमारे कंट्री में हो रहा है। बट हमारे दिमाग में तो ये आएगा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जीडीपी के कैलकुलेशन में कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, पर यहाँ पर एक्चुअली में तो हमने क्या किया कि सिर्फ प्राइस का ही तो इंक्रीज हुआ है, प्राइस ही तो इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कूलर्स का यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमारा ग्रोथ तो हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 2023-24 में मान के चलिए कि क्वांटिटी 105 हो जाती है, मतलब टोटल कूलर्स जो है वो 105 हो जाता है और पर कूलर का जो प्राइस है वो 16,500 हो जाता है, जो प्राइस है। ठीक है, अब कितने का टोटल वैल्यू होगा जीडीपी का? 17,32,500। मैं यहाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप अपना अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं अब इन दोनों के बीच में ग्रोथ को कंपेयर करूँ तो कैसे करेंगे? अब जो मेरा ग्रोथ रहेगा वो कितना होगा? वो तकरीबन होगा मेरा 8.28%। और अगर प्राइस को हम सेम रख दें इस बार, जो कि 2022-23 का है, वही रख लें फॉर 2023-24, तो 105 क्वांटिटी है और 16,000 दाम है। अब टोटल जीडीपी कितना हुआ? 16,80,000। तो हमारा ग्रोथ अब कितना हुआ? अगर हम कंपेयर करें ये और ये, अब हमारा ग्रोथ होगा मात्र 16,80,000 माइनस 16 लाख बाय इंटू 100 हुआ है ना, लगभग ये आएगा 5%। तो हम कह सकते हैं कि ये रियल ग्रोथ है एक तरह से, और ये तो केवल जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं ये तो इन्फ्लेटेड था, केवल दाम बढ़ाने के कारण से ये हमें ग्रोथ दिख रहा था एक्चुअली में। तो एक्चुअली यहीं पर करंट प्राइस और बेस प्राइस का इम्पोर्टेंस समझ में हमें आता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका वैल्यू कैसे आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से हमें कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर मिला ना कि 2022-23 से 2023-24 के बीच में जो हमारी नेशनल ग्रोथ 8.28% जो है वो इन्फ्लेटेड ग्रोथ था और 5% रियल ग्रोथ था कंपैरेटिवली, उसी तरीके से हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है ना, वहां पर गवर्नमेंट दो अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू चीजों को देखती है।
तो यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट करंट प्राइस बेस प्राइस का हमें समझ में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से कि देखिए, अगर हम कहें कि 2023-22-23 में जो प्राइस था 16,000 रुपये पर कूलर, और 2023-24 में 16,500 था। 16,500 था। तो 16,500 अगर हम 2023-2024 के लिए कहें ना, तो ये होगा करेंट ईयर, मतलब इस साल का है ना, हम देख रहे हैं, इसीलिए ये होगा करंट प्राइस। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि प्राइस को अगर हम 2022-23 वाला यहाँ पर रख ले रहे हैं 23-24 के लिए ना, तभी देख रहे हैं 16,000 16,000, तो हमने एक बेस मान लिया। बेस किसको माना? प्रीवियस ईयर के प्राइस को, क्योंकि हमें रियल ग्रोथ को देखना था कि रियल ग्रोथ एक्चुअली में क्या है। क्योंकि हमने यहाँ पर कहा ना कि ये एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन प्राइस भी बढ़ गया, तो हमें एक्चुअल ग्रोथ कैसे पता चलेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग रियल ग्रोथ देखना चाह रहे थे। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने पिछले साल का जो प्राइस था किसी भी कमोडिटी का, या फिर यहाँ पर हमने कूलर को यूज किया है, उसको सेम कर दिया और नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो हमने पिछले ईयर को एक बेस प्राइस माना, मतलब एक ऐसा प्राइस माना जिसको हम लोग कंसिडर कर सकें एक बेंचमार्क की तरफ। तो ये हो जाएगा बेस प्राइस, और ये यहाँ पर हो गया बेस ईयर। उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, जब इसी साल में जो भी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करती है करेंट ईयर प्राइस से, जिसको कि इन्फ्लेट किया जा सकता है। जैसे महंगाई बढ़ गई तो यहाँ पर मेरा जीडीपी का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। और जब जीडीपी बेस प्राइस में हम लोग क्या कहते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज को इसी बेस ईयर के, उसी बेस ईयर से प्राइस में, जो कि आज का कमोडिटी का जो प्राइस है उसको ना मल्टीप्लाई करके एक बेस ईयर, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो मॉस्पी आज के तारीख में यूज कर रही है हमारा बेस ईयर, वो है प्राइस 2011 और 12 वाला, उससे मल्टीप्लाई करती है, तो हमें बेस प्राइस पर जीडीपी पता चलता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन इसमें घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो बेसिकली हमें समझ में आया कि जीडीपी को इसको हम दो तरीके से काउंटर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि टू वेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है। एक में क्या करती है, करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देती है, तो हमें मिलता है नॉमिनल जीडीपी। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में कि जब गवर्नमेंट हमारी जो है ना, जिसको मॉस्पी गवर्नमेंट की ही एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करती है, जब हम लोग करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाता है। इसको बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, रियल ग्रोथ तो हमें इसे नहीं पता चलता है, पर हम ग्लोबल कंपैरिजन के लिए इसको यूज करते हैं। बेसिकली इसका मेन रीजन यही है। और जब हमें रियल ग्रोथ देखना होता है, जिसको रियल जीडीपी कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि करंट ईयर क्वांटिटी को प्रीवियस ईयर के प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है। और ये एक्चुअल हमें ग्रोथ बताता है किसी भी नेशन का।
और जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं ना, जो कि फॉरेनर इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, जो एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग इसी डेटा को यूज करते हैं, रियल जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को यूज नहीं करते हैं। अगर आप इस चीज़ को कंपेयर कर पाए, हालांकि हर कंट्री इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है, नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इन्फ्लेट करके, जैसे बोलते हैं ना, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि 2025 तक इंडिया जो है 5 ट्रिलियन का इकॉनमी बन जाएगा। तो वो बन सकता है, इसमें बहुत बड़ी ये देखिए, अगर हम कंट्रीज को देखें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो देखिए आज के तारीख में इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बन सकता है, इंडिया इकॉनमी में ग्रोथ लाया जा सकता है पहले 2022 में, ये तो वर्ल्ड बैंक का है। कहाँ गया, हाँ, ये ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। ये ग्रोथ को कैसे अचीव किया जा सकता है? बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग प्राइस बढ़ा दें किसी भी कमोडिटी का, क्वांटिटी मतलब एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो, उससे भी बढ़ सकता है। या फिर जो भी हमने बेस ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि अगर हम जब जीडीपी एट बेस ईयर कैलकुलेट करते हैं ना, वहां पर भी ये मैनिपुलेशन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब, अगर जो मेरा बेस ईयर है, अभी भी जो मॉस्फी यूज कर रही है 2011-12, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कहा कि रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर प्राइस लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल दिए थे कि 2022-23 में देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्राइस लेके हम रियल ग्रोथ को समझने के लिए लिए थे। उसी तरह रियल जीडीपी भी यहाँ पे काउंट करने के लिए यहाँ लिया जाता है। लेकिन जो बेस ईयर जो इंडियन गवर्नमेंट अभी भी यूज कर रही है ना, जब जीडीपी एट बेस ईयर निकाल रही है, जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी रियल जीडीपी ना कैलकुलेट करके जीडीपी हम जब बेस ईयर पे निकालते हैं, तो वहां पर हम निकालते हैं जो करंट क्वांटिटी होती है, मतलब अभी कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्राइस कब का, जो हमारा बेस ईयर होता है। तो अभी हम लोग वो बेस ईयर रखे हुए हैं 2011-12। अब देखिए यहाँ भी मैनिपुलेशन संभव है। संभव इसलिए है कि मान लीजिए जैसे कि आईफोन 14, नहीं अब तो आईफोन 15 आ गया ना, आईफोन 15 2011 में था क्या? 2011 में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जब ये चीज़ 2011 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इसका जो मॉस्पी है हमारी, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट, इसका कोई भी प्राइस रख सकती है अपने मन से। चूंकि आप जब ये चीज़, जब आईफोन 15 आज प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप 2011-12 में इसका प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? उस समय तो शायद आईफोन 3 या आईफोन 4 आता होगा। तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये बहुत आसान है। तो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक गोल अचीव करना बहुत ही इजी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक रिवीजन बेस ईयर में होना जरूरी है। हालांकि जो मॉस्पी है हमारी, ये हर 5 साल में, इन एवरी 5 ईयर, बेस ईयर को रिवाइज करती है। 2014-15 में इसने बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 कर दिया था, और 2019-20 में कोविड आने के कारण बेस ईयर रिवाइज अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम कह सकते हैं कि अ रिवीजन इन बेस ईयर इज वेरी एसेंशियल फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग, ताकि हम स्ट्रक्चरल चेंज जो हमारी कंट्रीज में आ रहा है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। हालांकि बेस ईयर, एक बात और है कि ये जो बेस ईयर है, बेस ईयर से थ्रू जो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही एक्चुअल डेटा हमें नहीं मिल पाता है, एक्चुअल ग्रोथ का डेटा यहाँ से नहीं मिल सकता है। इसलिए जो बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशन हैं, वो प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर के प्राइस से करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ही जीडीपी से
जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि उनको रियल ग्रोथ पता चल जाता है। और इसी मेथड को कहा जाता है चैन बेस मेथड। मतलब हर नेक्स्ट ईयर में पिछले साल का प्राइस से आप मल्टीप्लाई करते रहो और कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इससे एक रियल ग्रोथ का अंदाजा लग सकता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, और हम इससे और आसान तरीके से आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे, हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब आगे हम और देखते हैं।